नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार की इस श्रृंखला में आज दिनांक 24 अप्रैल 2021 को हम आपसे बात करेंगे कि कोरोना या फिर कोविड-19 के संक्रमण से संक्रमित हो जाने पर यदि आपको होम आइसोलेशन की सलाह दी जाती है तो आखिरकार ये होम आइसोलेशन क्या है और इस होम आइसोलेशन के अंतर्गत आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना है। एक्चुअल में होता क्या है, जब हमसे कह दिया जाता है कि आपके परिवार का कोई सदस्य जो है वो संक्रमित हो गया कोविड-19 से और आपको होम आइसोलेट होना है। अभी तक तो हम ये सुनते आ रहे थे कि होम आइसोलेशन होना है, लेकिन होम आइसोलेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपको अपने एक कमरे में अलग चले जाना है। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें हमें क्या क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, कौन सी बेसिक मेडिसिन देनी है, कौन से आपको इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं, क्या क्या डाइट प्लान देना है, साथ ही साथ आपके परिवार के बाकी सदस्य जो कि उसी घर में रह रहे हैं उन्हें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, जो अटेंडेंट पेशेंट की देखभाल कर रहा है उसे क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए हम बार बार पैनिक हो जाते हैं कई बार कि अचानक हम मोमेंट पे क्या करें, कौन सी गाइडलाइन सर्च करें गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई, अलग अलग कौन से सोशल मीडिया की हेल्प लें, कौन सा वीडियो खोलें। तो मेरा ये वीडियो आज आपकी इसी बारे में पूरी हेल्प करेगा। आपको हो सकता है कि किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़े, जहाँ तक मैंने कोशिश की है। साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को बनाने में डॉक्टर स्वाति जो कि पंचकर्मा डिपार्टमेंट में हैं, लेक्चरर हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है और हमने मिलकर इसमें पूरी कोशिश की है कि होम आइसोलेशन की कंडीशन में आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी हैं, ये इसके अंतर्गत आपको पूरी जानकारी दे सके ये हमारा वीडियो। तो इस वीडियो में होम आइसोलेशन के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे कि होम आइसोलेशन एक्चुअल में क्या है और इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके साथ हम बात करेंगे कि आखिर जब आपको होम आइसोलेशन कह दिया गया तो आपको जिस रूम में पेशेंट को घर में रखना है उस रूम को कैसे रेडी करना है आइसोलेट करने के लिए। इसके बाद हम जानेंगे कि आपने पेशेंट को आइसोलेट कर दिया, अब कौन से नेसेसरी मेडिकल इक्विपमेंट्स आपके पास घर में मौजूद होने चाहिए ताकि आप टाइम टू टाइम अपने पेशेंट की मेडिकल कंडीशन को मेज़र कर सकें और कहीं किसी टाइम पे कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी ना होने पाए कि जब आपको आपके पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड होने की ज़रूरत हो, तो वो आपको टाइम टू टाइम इस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती रहे उन इक्विपमेंट्स के जरिए। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि कौन कौन से नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस हैं, बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हमें स्टार्टिंग में ही कराने होंगे, या फिर अगर आपका पेशेंट जो है किसी और को कोई साथ ही साथ कोई मेडिकल इश्यूज़ भी हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं, या फिर आपको कितने टाइम बाद ये इन्वेस्टिगेशंस को रिपीट कराना है, और लास्ट में जब आपका पूरा मेडिसिन का कोर्स कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो आप जो है इस कंडीशन से बाहर निकल आए कि नहीं, नॉन इन्फेक्टेड हो गए कि नहीं हो गए, तो आपको कौन से इन्वेस्टिगेशंस और कितने दिन बाद कराने हैं इसकी जानकारी देंगे हम। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी नेसेसरी बेसिक मेडिसिन होम आइसोलेट होने पर पेशेंट को अपने देनी है, इंक्लूडिंग एलोपैथिक प्लस आयुर्वेदिक। इस बात की पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। साथ में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने ये जो बेसलाइन मेडिसिन्स बताई गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो देने के साथ साथ ही अगर कोई सिम्टम्स एसोसिएटेड हैं, आ रहे हैं, जैसे खांसी हो रही होती है या जुकाम ज़्यादा हो रहा है या एक थोड़ा सा ब्रीथलेसनेस हो रही है, तो उस कंडीशन में आप स्टार्टिंग में घर पे क्या चीज़ें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं ताकि पेशेंट को रिलीफ हो जाए, वो भी है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम आपको बताएंगे इसमें। साथ में हम आपको बताएंगे कि पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो, इसके लिए जैसे सब कह दे रहे हैं कि योग करिए, प्राणायाम करिए, लेकिन आखिर हमें कौन से योगासन करने हैं और क्या करना है, कौन से योगासन और प्राणायाम करना है, इस बात की जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही साथ इसके पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर आप अपने पेशेंट को सुबह जगने से लेकर रात में सोने तक क्या डाइट दें, क्या खाने के लिए दें और क्या नहीं दें,
किस समय पर आपको अपने पेशेंट को क्या खिलाना है, क्या फल देने हैं, कौन से फल नहीं देने हैं, आपको खाने में लंच में उन्हें क्या देना है, ब्रेकफास्ट में उन्हें क्या देना है, नाइट के डिनर में क्या देना है, ये टाइम टू टाइम आप उसको क्या क्या देते रहें ताकि आपका पेशेंट जल्दी रिकवर कर सके। इस बात की पूरी जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो में देंगे। साथ में ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जो अटेंडेंट पेशेंट की देखभाल कर रहा है, पेशेंट के रूम में जा रहा है, उसके कांटेक्ट में आ रहा है, उसे कौन से सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं, किस तरीके से रूम में जाना है और रूम से बाहर आकर किस तरीके से चीज़ों को फॉलो करना है ताकि घर के बाकी मेंबर्स जो हैं वो कहीं इन्फेक्टेड ना होने पाए, वो सेफ रहें। इस बात की पूरी स्टेप्स टू स्टेप हम आपको जानकारी देंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ आपका जो पेशेंट होम आइसोलेट हुआ है वो पेशेंट के जो यूज्ड क्लोथ्स हैं या जिन बर्तनों में उन्होंने खाना खाया है, यूज्ड यूटेंसिल्स वगैरह हैं, उन्हें आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे ट्रीट करना है उनके साथ में, इस बात की जानकारी भी मिलेगी। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर घर के जो बाकी लोग हैं वो कौन से सेफ्टी मेजर्स लें और साथ ही साथ वो कौन सी ऐसी मेडिसिन्स साथ ही में लें जिससे कि वो इन्फेक्शन से बचे रहें और सेफ साइड पे रहें। तो कुल मिलाकर हम अपने इस वीडियो में आपको पूरा होम आइसोलेशन बताने वाले हैं जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपको अगर कोई कह दे रहा है कि आपके घर में कोई पर्सन इन्फेक्टेड हो गया है और आपको उसको होम आइसोलेट करना है तो आप घबराएं नहीं, पैनिक ना हो। आप इस वीडियो की हेल्प लें जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, इस बात की पूरी जानकारी देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। नंबर 1 पे हम आते हैं कि आखिर ये होम आइसोलेशन क्या है, इसका क्या अर्थ है। एक्चुअल में होम आइसोलेशन का मतलब है कि अपने आप को घर में मौजूद होते हुए भी घर के बाकी सभी सदस्यों के कांटेक्ट से अलग कर देना। कुल मिला के आप हैं तो उनके बीच में, लेकिन मौजूद होने के बावजूद भी आप उनके बीच नहीं हैं। अपने आप को बिल्कुल सेपरेट कर लेना उनके कांटेक्ट से, वो आपके कांटेक्ट में नहीं आए और आप उनके कांटेक्ट में ना आए। ये है घर में मौजूद होने के बावजूद भी, ये है आखिर में होम आइसोलेशन। दूसरा बात आती है हमारे दिमाग में कि आखिर में हमें पेशेंट का रूम कैसे रेडी करना है जिसमें हमें अपने पेशेंट को रखना है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप यही होगा कि हमें पेशेंट का अपने घर के अंदर ही जो है एक रूम सेपरेट कर देना होगा। तो आपको क्या करना है कि जो आपको पेशेंट का रूम करना है, सेपरेट रेडी करना है, उसको आपको सबसे पहले सैनिटाइज करना है। तो सैनिटाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन लेंगे। उसका जो 5% सॉल्यूशन होता है उसमें 1 पार्ट ब्लीच होगी और 99 पार्ट्स आप जो है कोल्ड टैप वाटर ले लेंगे। उसको पानी में एक पार्ट ब्लीच मिलाकर आपको क्या करना है कि जैसे आप कोई सैनिटाइज़र वाला नहीं बुला पा रहे, यूजुअली जा रहे हैं लोग, जगह जगह पे सैनिटाइज करने वाले आते हैं, अगर नहीं आ पा रहे हैं तो कुछ मत करिए। एक इक्विपमेंट आता है जिससे हम पौधों प्लांट्स में पानी डालते हैं, वो फुहारे जैसा बना हुआ होता है स्प्रे करने के लिए, आप वो ले लीजिए। वो इजीली अवेलेबल हो जाता है कहीं पर भी। उसमें आप इसे सॉल्यूशन को डाल दीजिए, डालकर आप पेशेंट का पूरा रूम सैनिटाइज कर दीजिए। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि केवल आपको पेशेंट का रूम ही सैनिटाइज नहीं करना, बल्कि रूम सैनिटाइज करने के बाद आपको बाकी घर को भी सैनिटाइज करना है। इसके साथ अगर मान लीजिए आपको कहीं से भी हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, तो पहले के टाइम में, पुराने ज़माने में जब ये हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन या केमिकल्स नहीं अवेलेबल होते थे, तो भी हमारे यहाँ प्राचीन जो लोग थे या ऋषि मुनि होते थे, वो भी ये सैनिटाइजेशन की क्रिया करते थे रूम्स को या जगह को विसंक्रमित करने के लिए, विषाणु रहित करने के लिए। तो उन कंडीशन के लिए कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स आती थी जिनका आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन सैनिटाइज करने के लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि थोड़ा सा क्राइसिस का टाइम चल रहा है। कुछ जगह पर इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि चीज़ें प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो पा रही या लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो उस कंडीशन में आप कुछ चीज़ें जो आपके घर में मौजूद होती हैं, जैसे जौ मिल जाता है और सरसों मिल जाएगा, गूगल ईज़िली किसी भी जनरल स्टोर पे मिल जाता है। इसके अलावा हींग घर में मौजूद होती है और सफ़ेद दूब मिल जाती है, कहीं पर भी आपको कपूर मिल जाएगा। ये एक बेसिक चीज़ें हैं, इसके अलावा भी कुछ बताई गई हैं, बट दीज आर द बेसिक ड्रग्स जो आपके घर में मौजूद होती हैं, आप इन्हें ले लीजिए।
लेने के बाद आपके पास अगर कोई जैसे हवन जिसमें हम करते हैं वो तसला टाइप का जो होता है, जैसे हवन कुंड होता है, अगर वो छोटा सा है तो उसमें डाल दीजिए और कपूर के साथ इसे जलाइए। जब कपूर जलेगा तो ये सारी ड्रग्स जलेंगी। जो इनका धुआं निकलता है उससे 20 से 25 मिनट तक आप जो पेशेंट के रूम में इसे छोड़ दीजिए और दरवाज़ा बंद कर दीजिए। और दरवाज़ा बंद करने के बाद 20 से 25 मिनट आप जब छोड़ देंगे तो फिर उसके बाद उस रूम को खोल दीजिए। खोलने के बाद वो धुआं सारा बाहर निकल जाएगा। देन आप पेशेंट को उसमें एंट्री कराइए। दैट इज़ द धूपन क्रिया, जो कि पुराने ज़माने में की जाती थी जो है कमरों को या ग्रह को विसंक्रमित यानी विषाणु रहित करने के लिए। हमारे पुराने ऋषि मुनि जो है वो यही क्रिया करते थे। अगर आपके पास हवन कुंड वगैरह नहीं है तो आप इस तरह का भी पहले के टाइम में कहीं पर भी जहाँ घड़े वगैरह मिलते हैं तो इस तरह का भी इक्विपमेंट ले सकते हैं। इसमें नीचे की तरफ खोखला होता है, यहाँ पे आप कोई दिया या कोई कटोरी कुछ भी ले लीजिए, उस पर आप ये सारी ड्रग्स डाल दीजिए और उन्हें डालकर जला दीजिए। और इसे नीचे जब आप यूँ लगा देंगे तो इसमें से जो धुआं निकलेगा वो चारों तरफ फैले रहेगा। जैसे आपने कमरे के अंदर तो रख दिया, अब आपको बाकी घर अगर सैनिटाइज करना है तो आप इसमें यूँ रखकर चारों तरफ पूरे घर में घुमा सकते हैं। और कुछ नहीं मिलता तो आप कुछ भी नहीं, अगर आपके पास हवन कुंड नहीं है, आप ये नहीं ले पा रहे हैं तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में कोई भी प्लेट हो, कोई भी धातु की प्लेट हो, हैवी मेटल वाली, लकड़ी नहीं हो, प्लास्टिक ना हो, वो लेकर आप उस पर ही जला लीजिए। धुआं तो तब भी फैलेगा ना और धूपन क्रिया तब भी हो जाएगी। तो घबराना नहीं है, हमें ऑप्शन निकालेंगे कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से भी आप उस रूम को सैनिटाइज प्रॉपर तरीके से कर देंगे और घर के बाकी हिस्सों को भी आपको सैनिटाइज कर देना है। तो ये तो हो गया, हमने पेशेंट का रूम रेडी कर दिया और पेशेंट को उसमें पहुंचा दिया। अब इसके बाद आती है कि अब हम क्या नेसेसरी मेडिकल इक्विपमेंट्स अपने पास रख लें ताकि हमारे पेशेंट की मेडिकल कंडीशन टाइम टू टाइम हमें पता चलती रहे और हम घबराएं नहीं कि कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है। तो सबसे पहले आपको रखना है अपने पास एक थर्मामीटर, ताकि आप उसका टेम्परेचर टाइम टू टाइम देखते रहें। आपको रखना है पल्स ऑक्सीमीटर, ताकि आप पेशेंट की जो है वो सैचुरेशंस वगैरह को सैचुरेशन को चेक कर सकें। अगर आपका पेशेंट हाइपरटेंसिव है, उसे बीपी के इश्यूज़ रहते हैं, तो आपके पास बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। अगर आपका पेशेंट जो है वो डायबिटिक है तो आप अपने पास ग्लूकोमीटर को भी ले लीजिए। अब क्या करना है, अगर आप टाइम टू टाइम आप उसका टेम्परेचर देखेंगे। जो बेसिक मेडिसिन बताई गई हैं उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि पेशेंट का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जा रहा है तो आपको जो प्रोटोकॉल में मेडिसिन है टेम्परेचर के लिए, उसके अलावा भी मेडिसिन आप देनी होगी। अगर आपको लगता है कि आपके पेशेंट की सैचुरेशन डाउन जा रही है तो सबसे पहले उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले आजकल सोशल मीडिया पे प्रॉपर से दिखाई जा रही है वो पोजीशन कि आप प्रोन पोजीशन में लेट जाएंगे और उस पोजीशन में आने के बाद आप गहरी गहरी सांस लेंगे तो इस तरीके से भी आपका सैचुरेशन बढ़ जाता है। उस प्रोसेस को देखते हुए वो प्रोसेस करेंगे। अगर फिर भी सैचुरेशन मेंटेन ना हो पाए और आपका सैचुरेशन जो है वो 94 से नीचे ही जाने लग जाए तो डैट इज़ द कंडीशन जब आपको ऑक्सीजन इनहेलेशन की ज़रूरत है और आपको ऑक्सीजन चाहिए। आप ऑक्सीजन इनहेलेशन अपने पेशेंट को देंगे, लेकिन अगर ऑक्सीजन इनहेलेशन प्रोन पोजीशन पहले करवाएंगे, अगर उस पर सैचुरेशन मेंटेन नहीं होती तो ऑक्सीजन आप इनहेलेशन देंगे। अगर ऑक्सीजन इनहेलेशन देने पर भी आपके पेशेंट की सैचुरेशन 94 या उससे नीचे बनी रह रही है, वो मेंटेन नहीं हो रही, तो डैट इज़ द कंडीशन मेडिकल इमरजेंसी की जब आपको अपने पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड कर देना है। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं कि हाँ क्या नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन है जो हमें स्टार्टिंग में ही करवा लेनी है या रिपीट करानी है। तो उसके अंतर्गत आता है कि अगर मान लीजिए आपको स्टार्टिंग में ही अपने पेशेंट में कोई सिम्टम्स दिखने लग गए या आपकी कोई कॉन्टेक्ट कोई हिस्ट्री आई कि आप किसी आपका पेशेंट या मतलब घर का जो भी मेंबर वो किसी पॉजिटिव के कोविड-19 का जो पेशेंट है उसके कांटेक्ट में आया, ऐसी कोई हिस्ट्री दे रहा है या फिर सिम्टम्स अपीयर होने लगे हैं, तो सबसे पहले तुरंत इन दोनों कंडीशन में आप कराएंगे RT-PCR। RT-PCR कराने पे अगर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो मेरी बात ध्यान से रखिएगा, पॉजिटिव आने पर RT-PCR तब आप कराएंगे चेस्ट एक्सरे, PAVU, CBC, आपको कराना है CRP, आपको कराना है LFT और आपको कराना है RFT। ठीक है, तो ये दीज आर द बेसिक इन्वेस्टिगेशंस या टेस्ट हैं जो कि आपको RT-PCR पॉजिटिव आने पे कराने हैं। अगर आपका बेसिक है, अगर आपका पेशेंट को कोई और मेडिकल इश्यूज़ नहीं हैं तो, और इन
इन्वेस्टिगेशंस को आपको 72 आवर्स पे रिपीट कराना होगा, कंडीशंस टाइम टू टाइम देखते रहने के लिए। और इन केस अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो 72 आवर्स पे करा लीजिए। अगर आपके पेशेंट को कोई साथ ही साथ मेडिकल इश्यूज भी हैं, उसे कोई साथ में एसोसिएटेड, जैसे कि होता है किसी को कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव है आपका पेशेंट, या फिर साथ ही साथ वो डायबिटिक है, या मान लीजिए उसे कोई क्रॉनिक लंग डिजीज़ है या कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, तो उस कंडीशन में, या फिर आपके पेशेंट को कोई मेडिकल इश्यूज़ नहीं है लेकिन आपका पेशेंट हाई रिस्क कंडीशन में आता है, यानी कि उसकी एज 60 या 60 से ऊपर है, तो भी आपको इन बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस के अलावा कराना होगा HRCT, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा HRCT स्टार्टिंग में नहीं कराइएगा, क्योंकि उस कंडीशन में उसमें कुछ भी शो नहीं होता। आपको कराना है HRCT 6th या 7th डे पे। आपको डिडाइमर कराना होगा, ठीक है। आपको कराना है LDH टेस्ट, एक आपको कराना होगा क्वांटिटेटिव CRP और फेरिटिन टेस्ट कराना होगा। ये चीज़ें तो आप कराएंगे अगर आपका पेशेंट हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, या अगर आपके पेशेंट को कोई सिस्टमिक डिजीज़ है, या उसका हाई ग्रेड फीवर रह रहा है, या उसका TLC बढ़ा हुआ आ रहा है, तो उस कंडीशन में उसे कराना होगा इंटरल्यूकिन 6। लेकिन ये सारी चीज़ें आप कराइएगा किसी डॉक्टर से एडवाइस लेने के साथ ही साथ में, बट आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये इन्वेस्टिगेशंस हुई और आप सारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उसके बाद आपको 14 डेज़ के बाद RT-PCR दोबारा कराना है, ये देखने के लिए कि आपकी रिपोर्ट निगेटिव हो गई है या नहीं हो गई है। तो यहाँ तक तो हमने बात की कि अब हमने क्या क्या मेडिकल इक्विपमेंट्स रख लिए, पेशेंट का रूम कैसे रेडी कर दिया है, हमारे पास सारे चीज़ें रेडी हो गई हैं और हमने क्या बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस करा ली। अब हम बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन निकाली हुई है कि हमें बेसलाइन क्या मेडिसिन देनी है अगर आपका पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है, तो पॉजिटिव आता है, तो उस कंडीशन में मतलब मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है दोनों को, एलोपैथिक या आयुर्वेद दोनों मेडिसिन को। मैं किसी भी पैथी के कभी खिलाफ नहीं रहती, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। एलोपैथी की एक अपनी अलग नीड है और आयुर्वेद की एक अपनी अलग नीड है। हम ऐसे समय में हमें ज़रूरत है कि हम साथ मिलकर चलें, ना ही कि हम फाइट करें कि सिर्फ एलोपैथिक बढ़िया है और या फिर सिर्फ आयुर्वेदिक बढ़िया है। मेरी धारणा है कि हम दोनों ही लेकर चलेंगे ताकि कुल मिला के हमारा पेशेंट ठीक हो सके और हम इस कंडीशन जो सिनेरियो चल रहा है आज के टाइम का, टफ टाइम चल रहा है, इससे बाहर निकल सके। तो जो बेसलाइन मेडिसिन हमें होम आइसोलेशन में अपने पेशेंट को देनी है, वो आप क्या करेंगे, आपको देना होगा अपने पेशेंट को एजिथ्रोमाइसिन 500 OD फॉर 5 डेज। OD का मतलब है दिन में एक बार। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg वाली आपको देनी है दिन में एक बार 5 दिनों के लिए। आपको पैरासीटामोल PCM देनी है 650 mg वाली दिन में 3 बार। आपको देना होगा अपने पेशेंट को आइवरमेक्टिन 12 mg की दिन में एक बार, खाना खाने के 2 घंटे बाद अगले 5 दिनों के लिए। आप देंगे कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg वाला दिन में 2 बार। साथ ही साथ आपको देना है अपने पेशेंट को विटामिन C की टैबलेट 500 mg वाली दिन में 3 बार। आपको देना है अब पेशेंट को B कॉम्प्लेक्स दिन में एक बार अगले 10 दिनों के लिए। टैबलेट जिंक देनी है दिन में 3 बार। आप विटामिन C, B कॉम्प्लेक्स और जिंक को जो है वो 10 डेज़ के लिए देंगे। आप एजिथ्रोमाइसिन 5 दिनों के लिए देंगे और साथ ही साथ आइवरमेक्टिन भी आपको 5 डेज़ के लिए देनी है। यह तो हो गई एलोपैथिक ड्रग्स जो आपको देनी है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन में आया हुआ है। साथ ही साथ आप इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन भी देंगे ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना होने पाए और पेशेंट को साथ ही साथ जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो ना आने पाए। उसके लिए आपको देना है एक टैबलेट आती है एफ्लुओसिल करके, अद्भुत पापेश्वर कंपनी की। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं बेहद इफेक्टिव हैं इस कंडीशन में। ये आपको स्टार्टिंग में शुरुआत के 3 दिनों में देनी है 2-2 गोली सुबह शाम 2BD, 2-2 गोली सुबह शाम 3 दिनों के लिए, और उसके बाद 3 दिन के बाद आप इसको 1-1 गोली सुबह शाम कर देंगे। साथ में आपको देना है अमृतारिष्ट 2-2 चम्मच दिन में 2 बार, हल्के से गुनगुने पानी के साथ में खाना खाने के बाद में। और आप देंगे संशमनी वटी या फिर गिलोय घनवटी भी ले सकते हैं, या संशमनी वटी ले लीजिए 2-2 गोली सुबह शाम। तो ये तो हो गई हमारी बेसलाइन
एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक ड्रग्स जो कि हमें अपने होम आइसोलेटेड पेशेंट को, पॉजिटिव पेशेंट को देनी है। अब हम बात करते हैं इसके बाद में कि अगर पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या देना है। भाई आप ये बेसलाइन मेडिसिन तो रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है बेसलाइन मेडिसिन देने के बाद भी पेशेंट में जो है कुछ सिम्टम्स डिसअपियर नहीं हो रहे होते। जैसे उसे खांसी बहुत आ रही होती, कफ बहुत आ रहा होता है, पेशेंट उससे ही परेशान होने लगता है, वैसे ही वो वीक हो रहा है और ऊपर से उसे खांसी परेशान किए हुए है, या फिर उसे कोल्ड काफ़ी हो रहा है, हेडेक बहुत इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत आने लगती है। तो उन कंडीशंस में आपको क्या करना है, अगर आपके पेशेंट को कफ या खांसी हो रही है तो आपको, मैंने पुराने अपने वीडियोस में भी बताया था स्टार्टिंग में, आपको एक योग बना के तैयार करना है। मैं वो फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, जिसमें लौंग 30 ग्राम लेनी है, हरी इलायची 30 ग्राम, मुलैठी आपको लेनी है 30 ग्राम, तुलसी के पत्ते आपको सुखाकर 30 ग्राम लेने हैं, काली मिर्च 10 ग्राम, तेज पत्ता 20 ग्राम, बड़ी इलायची संख्या में 5 ले लीजिए और मिश्री ले लीजिए 100 ग्राम। इन्हें सबको मिला के एक फाइन पाउडर बना लीजिए। इस फाइन पाउडर को आप शहद में मिलाकर दिन में 3 से 4 बार आप जो है पेशेंट को दीजिए, आधा चम्मच। इससे पेशेंट की खांसी में बहुत जल्दी आराम आ जाएगा और उसके ऊपर गर्म पानी पिलाइए आपको। और अगर मान लीजिए आपके पेशेंट को जुकाम हो रहा है या सिर दर्द हो रहा है, या फिर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक पार्ट होता है वो होता है सांस लेने में कठिनाई होना, आपके पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको क्या कराना है कि मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि धूमपान करना है। धूमपान के लिए जो मैंने काढ़े के ड्रग्स बताई हुई हैं, मैं यहाँ फिर से नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उस ड्रग्स को आपको धूमपान वाला कोई भी यंत्र, हुक्का ले लीजिए, कुछ नहीं मिले तो चिलम ले लीजिए या इस तरह का यंत्र ले लीजिए, इसमें डाल दीजिए। देन कपूर जलाकर आपको उसको जो है नाक से खींचना है। जब आप इसको नाक से खींचेंगे धुएं को और मुंह से निकालेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको जो है ये लंग कैपेसिटी को बढ़ाने में, लंग फंक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो बेसिकली हमें सांस लेने में कठिनाई हो रही होती है वो इसलिए हो रही होती है क्योंकि हमारे एल्वेलाई पे जोर पड़ता है, वहाँ म्यूकस जमने लगता है। तो ये क्या करता है कि तेज़ी से लिया हुआ जो गरम गरम फ्यूम्स होते हैं, धूमपान होता है, ये हर्बल फ्यूम्स होते हैं। ये जब आपके अंदर जाता है और इसमें पिपली वगैरह पड़ी हुई है, जब ये अंदर जाता है तो ये वहाँ उस म्यूकस को पिघला के आपके एल्वेलाई के एक्सपेंशन कर देता है, उन्हें खोल देता है, जिससे आपकी सांस लेने में कठिनाई, कुछ ही देर के अंदर आपको इसमें आराम लगने लगता है। तो अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो उस कंडीशन पे आप इस धूमपान को करके देखिए, आपको 15 से 20 मिनट के अंदर ही आराम आने लगेगा। ऐसा आप दिन में 2 से 3 बार या 3 से 4 बार भी कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट के लिए। और एक्चुअल में फिर क्या होता है कि जब हम धूमपान करते हैं तो उसमें जो पिपली वगैरह पड़ी हुई है, काली मिर्च पिपली है, वो हमारे गले में बहुत जलन जैसी करने लगती है। तो हमें क्या करना है कि यष्टि मधु यानी मिलाठी जो आती है उसका फांट बना लीजिए, यानी कि 1 गिलास गर्म पानी, उसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच मिलाठी पाउडर डाल के छोड़ दीजिए 5-7 मिनट के लिए। देन उसी पानी से आप गार्गल्स कर लीजिए, गंडुश क्रिया कर लीजिए, मुँह में भरिए और चारों तरफ घुमाइए, गार्गल्स कर लीजिए, तो आपका गला जो होगा, थ्रोट होगा, वो पूरा क्लीन हो जाएगा और जो मिर्च लग रही है वो ख़त्म हो जाएगी और आपको सांस लेने में बड़ा आराम लगेगा। आपको लगेगा कि आपको आसानी से आप ब्रीदिंग अपनी कर पा रहे हैं। ये क्रिया अगर आप इसके पेशेंट हो रहे हैं, आपको ऐसी दिक्कत हो रही है, तो घर पर एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करके देखिए, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ तक तो बात हुई कि हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या देंगे या फिर बेसलाइन मेडिसिन क्या देंगे। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि हम बार बार ये इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि होम आइसोलेशन में भी पेशेंट में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं। इस कंडीशन में वैसे ही हम परेशान हो जाते हैं, अपने घर वालों से कटे हुए बैठे होते हैं, वो हमारे कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे, हम अकेले कमरे में हैं और फिर हम घबरा रहे होते हैं इस बीमारी से कि आखिर हमारे संग पता नहीं क्या होगा, हम ठीक होंगे कि नहीं, कितने दिन में ठीक होंगे। तो इन सारी बातें जो निगेटिव थॉट्स हमारे अंदर ला रही होती हैं, इनसे बाहर निकलने के लिए हमें, और साथ ही साथ अपने सिस्टम को अच्छी रिकवरी की तरफ लाने के लिए हमें कुछ योगासन और मेडिटेशन करने की सलाह दी जा रही है। लंग फंक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्राणायाम करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन दिमाग में आता है कि आखिर कौन से योगासन हमें करने हैं और कौन से नहीं करने हैं इस कंडीशन में। तो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, चित्र में भी दिखाया है और नाम बता रही हूँ। आपको करना है वज्रासन, आप कर सकते हैं शशकासन, आप करिए वक्रासन, मंडूकासन, साथ ही में साथ वृक्षासन, तड़ासन और पवन मुक्तासन।
ये हो गए आपके योगासन, जो कि आप इस कंडीशन में घर पे कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। साथ ही साथ आप प्राणायाम ज़रूर करिए, और अगर पॉसिबल हो सके तो अपने घर के टेरेस पर या फिर अपने घर की बालकनी में आप सुबह और एक बार शाम को जाइए और इस योगासन साथ ही साथ प्राणायाम को करिए। देखिए इससे आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट या 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करिए। ये मदद करेगा आपको जल्दी रिकवर करने में, आपके नेगेटिव थॉट्स को हटाने में, क्योंकि हम जितना पॉजिटिव सोचेंगे हम उतनी ही जल्दी रिकवर करेंगे। तो हमें हिम्मत रखनी है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, ताकि हम इस बुरे दौर से आसानी से बाहर निकल जाएं। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि कौन से योगासन और प्राणायाम हमें करने चाहिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ मैं आपको बताऊंगी कि आखिर अब अगला क्वेश्चन उठता है कि भाई कह दिया गया हल्का खाना खिलाओ, तो आखिर हम अपने इन्फेक्टेड पेशेंट का पूरे दिन का सुबह सोकर उठने से लेकर रात में सोने तक क्या डाइट प्लान रखें, क्या डाइट शेड्यूल रखें, उसे सुबह में क्या खिलाएं जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो, क्या ना खिलाएं जो उसको नुकसान ना कर जाए कहीं पे, कब हमें कितने बजे क्या देना है, कितनी मात्रा में देना है, क्या नहीं देना है, हमें इन सब की जानकारी भी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको पूरा डाइट प्लान यहाँ शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि मैंने अपने कल यानी 23 अप्रैल 2021 के सुविचार के वीडियो में ये बात पूरी एक्सप्लेन की थी कि एग्जैक्टली आपका जो आहार विहार है वो होम आइसोलेशन की कंडीशन में क्या होना चाहिए। एक शॉर्ट वे में मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना हो तो आप मेरा कल का यानी कि 23 अप्रैल 2021 का वीडियो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले डाइट प्लान में आता है कि सुबह सुबह सबसे पहले खाली पेट अपने पेशेंट को आप अजवाइन, सौंफ और गुड़ का उबला हुआ पानी दीजिए। वही एक कप पानी, उसमें 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सौंफ, थोड़ा सा गुड़ डालकर उबालिए और उसे छान कर फिर अच्छे से उबल जाए तो छान कर वो पानी खाली पेट सुबह देना है सबसे पहले। ये इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है और इंडाइजेशन नहीं होने देता, क्योंकि पेशेंट जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में होता है और हमारा डाइजेस्टिव फायर सप्रेस हो गया होता है, वो सब ना होने पाए, इसके लिए सबसे पहले सुबह ये करना है। देन आप अपने पेशेंट को, क्योंकि बार बार आप उसके रूम में नहीं जा सकते कि आप हर थोड़ी देर पे, क्योंकि कहा जाता है इसमें गुनगुना पानी पीना है, वही फ़ायदेमंद होता है। अब आप हर थोड़ी देर पे उसको गुनगुना पानी देने जाएंगे तो आप उसके कांटेक्ट में आएंगे, आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में एक फ्लास्क का यूज़ करिए। मार्केट में बहुत आसानी से फ्लास्क मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, आप मंगा सकते हैं या मार्केट से ले लीजिए। फ्लास्क लेके उसमें गुनगुना पानी भर के आप पेशेंट के पास रख दीजिए। ध्यान रखिएगा जो गुनगुना पानी भरिए उसमें आप 8-10 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। ऐसे ही पानी उबालते समय नहीं डालने, गुनगुने पानी में बाद में बॉटल में आप डाल दीजिए फ्लास्क में, और उसे पेशेंट के पास सुबह ही सुबह रख दीजिए, ताकि वो जो है थोड़ी थोड़ी देर पे उसको बता दीजिए कि साथ में ग्लास रख दीजिए कि थोड़ी थोड़ी देर पे उसको पानी पीते रहना है। कम से कम 3 लीटर के आसपास पानी पेशेंट को दिन भर में पीना ही पीना है। ये आपको रिकवर होने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अब इसके बाद आता है कि हम पेशेंट को खाने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स यानी नट्स दें। इसमें नट्स में मैंने कल भी बताया था, मुनक्का 4 देने हैं, 4 बादाम, 2 अखरोट और 4 खजूर देने। अब आप रोज़ रोज़ सुबह कभी पानी देने, कभी काढ़ा देने, ये सब तो नहीं जाएंगे, तो आप क्या करिए, एक एयर टाइट बॉक्स में आप उसके नट्स भर के, यही जो 4 मैंने बताए हैं, भर के रख दीजिए और अपने पेशेंट को बता दीजिए कि अब भाई आपने पानी वानी पी रहे हो, सुबह अजवाइन का सौंफ का पानी पी लिया है, प्राणायाम वगैरह कर लिया है, अब आप थोड़ा सा अपने इनमें से ये नट्स निकाल के खा लीजिए। अब थोड़ी देर बाद पेशेंट को नाश्ता दीजिए, ठीक है, एक साथ नहीं सब कुछ खाने के लिए देना है, थोड़ी थोड़ी देर पे दीजिए अपने पेशेंट को, क्योंकि वो ताकि आसानी से पचा सके। नाश्ता बहुत हल्का होना चाहिए, ब्रेकफास्ट बहुत हल्का हो, जिसमें आपके ऑप्शंस में आता है कि आप फ्रूट्स दे सकते हैं, फल दीजिए, लेकिन फल में कोशिश करिए सेब और पपीता ही दीजिए स्टार्टिंग कंडीशन में। सिट्रस फ्रूट्स वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं देने हैं, संतरा, अंगूर, अनानास वगैरह इन सब से दूर रहिए। आम तो हाथ भी नहीं लगाइएगा, सोचिएगा भी नहीं, तो कोशिश करके सेब और पपीता आपको देना है। नमकीन दलिया आप दे सकते हैं, उपमा दे सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ आप पेशेंट की भूख के अकॉर्डिंग, अग्नि के अकॉर्डिंग ही उसे दीजिएगा।
अब आपको जो है पेशेंट को साथ ही साथ आपको दिन में एक बार सुबह में नाश्ता लेने से पहले एक बार काढ़ा बना के देना है। मैंने काढ़े की विधि कल भी बताई थी, अपने पुराने तीनों वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसमें आपको गिलोय और बाकी इंग्रेडिएंट्स जो बताए गए हैं ऊपर आप चार्ट में देख रहे हैं, ये सारे मिला के आप यवकुट करके रख लीजिए अपने पास एक बॉक्स में। और काढ़ा बनाने के समय 3 से 4 कप पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच डालिए, डालकर उबलने रख दिया आपने। देन उसको जब अच्छे से उबल के 1 कप रह गया तो उसमें आपने 6-7 जो है तुलसी के पत्ते डाल के छोड़ दिए। 5 मिनट छोड़ने के बाद छानिए, शहद डाल के अपने पेशेंट को गरम गरम पीने के लिए दे दीजिए। एक बार जो है वो आप ऐसा ही शाम के समय भी करेंगे। देन उसको नाश्ता कराना है, ब्रेकफास्ट कराना है। फिर आती है बारी अब लंच यानी दोपहर के खाने की। तो वहाँ ऑप्शन में आपके पास या तो 2 ही हैं, पहला मूंग की दाल की खिचड़ी खानी है आपको पतली पतली, और आपको या फिर नमकीन दलिया खाना है। ये 2 चीज़ें आप खानी है। नमकीन दलिया में आप दाल की बनवा के खा लीजिए या सब्जी डलवा के। दूध वाला दलिया नहीं लेना है, आपको अवॉइड करना है मिल्क लेना। मिल्क या मिल्क की बनी हुई चीज़ें आप इसमें अवॉइड ही करिए। अब इसके बाद में आपको शाम को एक बार फिर से पेशेंट को काढ़ा बना कर दीजिए पीने के लिए। और रात के डिनर में आपके पास ऑप्शन है, या तो मूंग दाल उसको गाढ़ी गाढ़ी खाने के लिए दे दीजिए। भाई चेंज होना चाहिए, सुबह खिचड़ी खाई या फिर से खिचड़ी तो नहीं खा सकते, तो मूंग दाल दे दीजिए उसे गाढ़ी गाढ़ी खाने के लिए, या पतली पतली खिचड़ी बना दीजिए। या आप खाली इसको लौकी की सब्जी खाने के लिए, लौकी बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है तो वो दे सकते हैं। चेंज करने के लिए किसी दिन आप जो है वो आप लौकी की सब्जी में न्यूट्रेला डाल दीजिए, वो भी काफ़ी फायदेमंद रहता है। सब्जियों का सूप बना के दे दीजिए। थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते रहिए, पर ऑप्शंस इन्हीं में से कुछ आपको रखने हैं। डिनर तक तो काम हो गया। अब आपको रात में सोते समय अपने पेशेंट को कम से कम 1 कप हरिद्रा शुंठी शीरपाक देना है। हरिद्रा शुंठी शीरपाक वही सेम मेथड से बनाना है। 1 कप दूध, 1 कप पानी, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सौंठ, थोड़ी सी मिश्री डालकर उबालिए। जब वो उबल जाए अच्छे से तो उसको छान कर गरम गरम रात में सोते समय पीजिए। तो ये कुल मिलाकर होगा हमारा डाइट प्लान। हमारी चिंता हटी कि भाई जितना पेशेंट परेशान नहीं होता उससे ज़्यादा तो उसके घर वाले परेशान होते हैं कि आखिर हम अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए, जल्दी रिकवर कराने के लिए, फास्ट रिकवरी के लिए उसे क्या क्या खिलाएं पिलाएं कि उसकी वीकनेस दूर हो जाए और उसे कोई नुकसान ना हो, वो कुछ खा पाए। क्योंकि इसमें बावल हमारी बहुत ज़्यादा अल्टर्ड होती है, मतलब भूख नहीं लगती, डाइजेस्टिव सिस्टम सप्रेस हो जाता है, अरुचि इतनी होती है कि खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, खाना खाने का मन ही नहीं करता। अब ऐसे में घर के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा चिंता से मुक्त किया है कि आप क्या क्या चीज़ें ऑप्शन में पेशेंट को अपने दे सकते हैं टाइम टू टाइम। तो चलिए भाई, यहाँ तक तो बात हो गई कि आप अपने पेशेंट की देखभाल कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब ज़रूरी बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप जो पेशेंट की देखभाल कर रहा है, जो पेशेंट के कांटेक्ट में उसके रूम में जा रहा है उसे चीज़ें देने के लिए या उसकी देखभाल करने के लिए, उसे कौन से सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं, आपको कैसे रखना है, चीज़ें फॉलो करनी हैं ताकि आप सेफ रहें और घर के बाकी मेंबर्स भी सेफ रहें। मान लीजिए आपने सेफ्टी मेजर्स फॉलो नहीं किए, आप अपने पेशेंट के रूम में जा रहे हैं, उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो क्या होगा, आप उसे ठीक करते करते तो आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे, आप बाहर आएंगे बाकी मेंबर्स के कांटेक्ट में तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ऐसा ही होता है, यूजुअली घर के बाकी मेंबर्स भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप अपने पेशेंट की तो देखभाल करिए, लेकिन साथ ही साथ ज़रूरी है कि आपको अपनी भी देखभाल करनी होगी। आपको बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने होंगे। वो क्या करने हैं, आप क्या गलती ना करें, वो ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रही हूँ। जो भी व्यक्ति, घर का मेंबर या कोई भी व्यक्ति जो भी पेशेंट के रूम में जा रहा है, उसे पेशेंट के रूम में जाने से पहले पूरी तरीके से बॉडी को कवर किए हुए जो है क्लोथ्स पहने। कुछ भी हाथ वगैरह में रिंग्स वगैरह या रिस्ट वॉच इस तरह के ऑर्नामेंट्स नहीं पहनिएगा। आपको फुल बॉडी कवर किए हुए क्लोथ्स पहन लेने हैं। आपको हाथ में डबल ग्लव्स पहनने हैं, जो डिस्पोजेबल वाले रबर ग्लव्स वगैरह आते हैं वो पहन लीजिए। वो पहन के बाद में आपको फेस पे N95 मास्क लगाना है। ध्यान से सुनिएगा, N95 मास्क ही लगाएंगे, सर्जिकल मास्क नहीं लगाना है। N95 मास्क लगाने के बाद उसके ऊपर से आप एक फेस शील्ड आती है, मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ फेस शील्ड, ये इस तरीके की, ये इस तरह की फेस शील्ड आसानी से मार्केट में मिल जाती है। तो N95 मास्क लगाने के बाद आप इस फेस शील्ड को पहन लेंगे। इस फेस शील्ड को आगे लगाने के बाद तब आप पेशेंट के रूम में जाएंगे, उसके कांटेक्ट में आएंगे कि
आपको उसको जो कुछ भी दे कर आना है या उस रूम से लेकर आना है, तब आप उसके रूम में जाइए। ये तक तो हो गई बात कि अब आप क्या करके उसके रूम में जा रहे हैं, ठीक है। आप वहाँ पहुँच गए, अपने काम किया। अब आप जब उस रूम से वापस आते हैं बाहर, तो आपको क्या क्या करना है वो ध्यान से सुनने वाली बात है कि आपको चीज़ें कैसे स्टेप बाय स्टेप हटानी है। वो ज़रूरी है ज़्यादा, क्योंकि अब आप जब पेशेंट के रूम में गए थे तो आपके क्लोथ्स और ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आई हैं और इन्फेक्टेड हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है, क्योंकि और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हर जगह लोग जो डॉक्टर्स वगैरह हॉस्पिटल में जाते हैं, पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं, या नर्सेज आती हैं या वार्ड बॉयज़ आते हैं, वो पीपी किट यूज़ करते हैं। पर होम आइसोलेशन के कंडीशन में आप डेली पीपी किट यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, वो मेडिकल फील्ड्स के हैं, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है कि उन्हें पीपी किट कैसे यूज़ करनी है, उसे कैसे हटाना है स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि पीपी किट की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है उसे यूज़ करने की, उसे हटाने की। घर पर हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ यही करना है कि आपको डबल ग्लव्स पहनने हैं, ठीक है, और N95 मास्क पहनना, ऊपर से एक फेस शील्ड लगाने हैं। देन यू विल गो टू द पेशेंट रूम। आप वहाँ जाएंगे। अब जब वहाँ से लौटेंगे तो ध्यान से सुनिए क्या क्या करना है। सबसे पहले रूम से वापस आने के बाद आपको अपने हैंड्स को प्रॉपर, ग्लव्स पहने हुए, ग्लव्स हटाएंगे नहीं, प्रॉपर से हैंड सैनिटाइज करिए। रूम से बाहर आते ही कुछ छूइएगा नहीं, कुछ टच नहीं करिएगा, हैंड सैनिटाइज करिए। हैंड सैनिटाइज करने के बाद आपने जो 2 पेयर ग्लव्स के पहन रखे थे, उसमें से एक पेयर ऑफ ग्लव्स को आप हटा दीजिए। हटाने के बाद वापस से हाथ सैनिटाइज करिए। हाथ सैनिटाइज करने के बाद आपको अपनी फेस शील्ड नीचे निकाल के रखनी है। आपने फेस शील्ड हटाई, फिर से वापस हाथ सैनिटाइज किए, क्योंकि आपकी हो सकता है फेस शील्ड भी आगे कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो गई हो। हटाने के बाद आपने अपने हाथ सैनिटाइज वापस से किए। ये करने के बाद में अब आप क्या करेंगे, जो आप क्लोथ्स पहन के गए थे अंदर, वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो आपको अब क्या करना है, सबसे पहले अपने क्लोथ्स चेंज करने हैं। आप क्लोथ्स चेंज करेंगे, फिर से हाथ को सैनिटाइज करेंगे। हाथ सैनिटाइज करने के बाद अब आपने जो सेकेंड पेयर ऑफ ग्लव्स पहन रखा था, उसे इस तरीके से अंदर फिंगर डाल के आप उसे रिमूव करके डिस्कार्ड कर देंगे। और अब डिस्कार्ड करने के बाद अब आप अपने हैंड्स को प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश करेंगे। प्रॉपर तरीके से आपको सोप से हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश करने के बाद अब आप अपना N95 का जो मास्क है उसे साइड से उतार कर साइड रख देंगे, उस किनारे करेंगे। उसके बाद वापस से आप हैंड सैनिटाइज करेंगे। देन आप किसी भी चीज़ को घर में हाथ लगाएंगे। तो दिस इज़ द स्टेप। मैंने जो आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपको एक एक स्टेप पर क्या क्या करना है, किस तरीके से, मेरा वही था स्टेप। आप जब रूम से वापस बाहर आते हैं तो सबसे पहले आप हाथ सैनिटाइज करिए। हाथ सैनिटाइज करने के बाद फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लव्स को रिमूव करिए, फिर से हैंड सैनिटाइज करिए। देन उसके बाद आप फेस शील्ड हटाइए, वापस हैंड सैनिटाइज करिए। देन उसके बाद आप जो है वो अपने क्लोथ्स चेंज करिए। क्लोथ्स चेंज करके वापस हैंड सैनिटाइज करिए। हैंड सैनिटाइज करने के बाद आप जो है वो सेकेंड पेयर ऑफ ग्लव्स को हटाइए। देन आप जो है प्रॉपर तरीके से सोप से हैंड वॉश करिए। देन आप अपना N95 मास्क हटाएंगे, उसको रिमूव करने के बाद हैंड सैनिटाइज करेंगे। देन आप घर की किसी भी चीज़ को हाथ लगाएंगे। तो ये तो हो गया कि हम कैसे अंदर जाएंगे और कैसे बाहर हमको आना है। तो इससे आपका खतरा बहुत हद तक कम हो जाएगा, लगभग ना के बराबर हो जाएगा कि घर के बाकी मेंबर्स इन्फेक्टेड नहीं होंगे आपके पेशेंट की वजह से। अब इसके बाद में आता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें, मतलब पेशेंट, ये तो हो गया बात इतनी कि हमें अंदर रूम में कैसे जाना है, कैसे बाहर आना है। अब आती है इम्पॉर्टेंट बात कि जो पेशेंट ने अपने क्लोथ्स यूज़ कर रहा है, जो जिन यूटेंसिल्स में वो खाना खा रहा है, उन बर्तनों को, उसके कपड़ों को हमें कैसे मैनेज करना है, कैसे ट्रीट करना है, उसको क्या ट्रीटमेंट देना है। तो क्या करना है कि जो आपके पेशेंट के क्लोथ्स हैं उसे हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करने के लिए आप उसे डेली क्लोथ्स चेंज करवाइए। डेली क्लोथ्स चेंज करें। और जो पेशेंट के क्लोथ्स हैं, यूज़ किए हुए क्लोथ्स, उन्हें आप 8 से 10 घंटे के लिए एटलीस्ट किसी भी डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन जो कि आपके आते हैं, सेवलॉन आता है, डेटॉल आता है, इसमें कम से कम 8 से 10 घंटे तक डिप करके रख दीजिए। और जब 8 से 10 घंटे तक डिप हो गए, उसके क्लोथ्स सेपरेट बिल्कुल, उसके बाद आप इसे वॉशिंग पाउडर में
जो है इसे वॉश करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आप पेशेंट के क्लोथ्स वॉश करिए या डिप करिए, उसके कपड़ों को हाथ भी लगाइए, उस वक्त आपने जो है वो ग्लव्स ज़रूर पहने हुए हों। और ये सारी प्रोसेस करने के बाद आप ग्लव्स को रिमूव कर दीजिएगा और हैंड सैनिटाइज करके ही कुछ आगे काम करिएगा। और ध्यान रखिए, जब पेशेंट के आप क्लोथ्स वॉश करेंगे या डिप करेंगे, उस वक्त बाकी क्लोथ्स से उन्हें अलग रखिएगा, उनके साथ में बिल्कुल भी यूज़ नहीं कराने हैं। तो ये तो हो गई उसके क्लोथ्स की बात। अब आते हैं पेशेंट के यूज़ किए हुए यानी खाना खाए हुए जो बर्तन होते हैं, यूज्ड यूटेंसिल्स हैं, उन्हें हमें कैसे ट्रीट करना है। तो भाई आपने पेशेंट को खाना खाने के लिए दे दिया, अब जो बर्तन जूठे हो गए हैं उन्हें कैसे मैनेज करेंगे। तो आप अपने हाथ में डबल ग्लव्स पहन लीजिए। डबल ग्लव्स पहनने के बाद उसके जो खाना खाए हुए बर्तन हैं उन्हें किचन के बाकी बर्तनों से अलग किसी सेपरेट जगह पर प्रॉपर तरीके से आप वॉश करिए। वॉश करने के बाद उन्हें अलग रख दीजिए, पेशेंट को यूज़ कराइए और उसके बाद आप ग्लव्स को रिमूव करके प्रॉपर से हैंड वॉश करके सैनिटाइज करके ही घर की किसी चीज़ को हाथ लगाइएगा। तो ये तो बात हो गई कि अब हम पेशेंट के जो हमने खाना पीना देख लिया, उसके जो हम बर्तन हैं, कपड़े हैं, उन्हें कैसे ट्रीट करेंगे। डन। अब हम आते हैं कि भाई ये तो हमने करी अब तक बात कि पेशेंट को हमें क्या क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करानी है और क्या क्या हम घर को कैसे मैनेज करेंगे, पेशेंट को क्या मेडिसिन देंगे। फिर थोड़ी बात आ गई कि अब हम उसके रूम में कैसे जाएंगे, रूम से बाहर कैसे आएंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं अपनी सेफ्टी की, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की। भाई खतरे में तो हम भी हैं, कांटेक्ट में तो एक तरीके से घर के अंदर रह रहे हैं, तो हम भी आ रहे हैं। तो अपने बचाव के लिए, अपने प्रिकॉशंस के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, साथ साथ हमें क्या घर के बाकी मेंबर्स को क्या मेडिसिन्स लेनी चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ताकि जो बची हुई फैमिली है वो इन्फेक्टेड ना होने पाए। तो उसमें आता है मेडिसिन्स में, आप जो काढ़ा पेशेंट के लिए बना रहे हैं वो काढ़ा ज़्यादा मात्रा में बनाइए और सिर्फ पेशेंट को ही नहीं देना है, बल्कि पेशेंट को आप दिन में 2 बार देंगे, लेकिन आप सभी मेंबर्स उसको दिन में 1 बार ज़रूर लीजिए। साथ ही साथ सारे मेंबर्स को संशमनी वटी या गिलोय घनवटी दिन में 1-1 गोली सुबह शाम दीजिए। पेशेंट को हमें 2-2 देनी है, आपको 1-1 गोली सुबह शाम सफिशिएंट है। साथ ही साथ आप लोग सभी लोग विटामिन बी दिन में 1 बार लीजिए, विटामिन सी दिन में 2 बार लीजिए और विटामिन जिंक को जो है दिन में 2 बार लीजिए। ये प्रिकॉशनली आप सभी फैमिली मेम्बर्स स्टार्ट कर दीजिए एंड इवन बच्चों को भी हमें देना है। ये तो मेडिसिन की बात हुई। अब प्रिकॉशंस क्या फॉलो करने हैं। तो जी देखिए, जो हम सेफ्टी मेजर्स लेके चल रहे थे कि उसके कांटेक्ट में आने के लिए, वो सारे सेफ्टी मेजर्स ये जो बताए जा रहे हैं कि आपको घर में हाथ बार बार सैनिटाइज करना है किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से पहले, या जो सारे बाकी सेफ्टी मेजर्स कि आपको बाहर जाने से पहले N95 मास्क पहनना है, वहाँ से आने के बाद आपको हैंड वॉश करने हैं, हैंड सैनिटाइज करने हैं, तब कुछ हाथ लगाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होंगी। बहुत ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलिए, घर के अंदर ही रहिए। जो हाई रिस्क पे हैं, पेशेंट्स हैं, हाई रिस्क वाले पर्सनस हैं, उन्हें तो बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलिए जब तक कि बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी ना हो। तो ये यहाँ आज अपने इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि अगर आपका, यूजुअली हमारे संग प्रैक्टिकली ऐसा होता है, हम सुनते तो रहते हैं सोशल मीडिया पे कि लोग जो है होम आइसोलेट हो रहे हैं, वो हमारा वो जानने वाला होम आइसोलेट हो गया, हमारा ये जानने वाला होम आइसोलेट हो गया, क्योंकि इस समय पेशेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन जब हमारे खुद पर पड़ती हैं तो उस समय हम परेशान हो जाते हैं अपने परिवारजनों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए कि आखिर हम क्या क्या करें। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं कि होम आइसोलेटेड तो हो गए, अब कमरे में खाली छोड़ तो नहीं देंगे ना पेशेंट को, तो हम कैसे करें। अब हम सैनिटाइज़र वाला बुलाना चाहते हैं तो सैनिटाइज़र वाला का कभी नंबर नहीं मिलता, या फिर कभी हम सोच रहे होते हैं सैनिटाइज़र वाला मना कर देता है कि हम नहीं आएंगे सैनिटाइज़ करने के लिए घर पे। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। या हम सोचने लगते हैं हम कौन सी मेडिसिन दें, कौन सी ना दें, किस डॉक्टर को फ़ोन मिलाएं, किस डॉक्टर बेसलाइन मेडिसिन देने के लिए भी, और कौन सी मेडिसिन कितनी डोज में देनी है। कभी पेशेंट का फ़ोन नहीं, डॉक्टर का फ़ोन नहीं लग पा रहा है, उनसे बात नहीं हो पा रही है।
अब हम खाने के लिए अपने पेशेंट को क्या दें और कहीं क्या ना दें, हम घबरा जाते हैं। फल खाने के लिए बताए गए हैं, पर कौन से फल खाने हैं और कौन से नहीं खाने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम ये खिला दें और नुकसान हो जाए। और कौन सी चीज़ें ना खिलानी चाहिए जिससे उसे ताकत आए, ये बात हम सर्च करने के लिए सोशल मीडिया की हेल्प लेने लगते हैं। हम यूट्यूब सर्च करते हैं, बार बार वीडियोस खोलते हैं, कभी डाइट का, कभी हमें कौन से सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं ये खोल के देखते हैं, कभी हम मेडिसिन का खोल के देखते हैं। तो हमने कोशिश की आपके लिए एक ही छत के नीचे, एक ही वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें लाने के लिए। मैंने यहाँ पे कोई बीइंग आयुर्वेदिक डॉक्टर भी मैंने यहाँ ये कोशिश नहीं की है। हाँ, लोग हो सकता है कोई कहें कि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, फिर भी मैंने यहाँ एलोपैथिक मेडिसिन आपको बताई हैं। मेरा यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ तो मैं एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं मतलब पेशेंट को मना कर दूँ कि वो मैं एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ले। दिस इज़ द टाइम जो हमें पार कर लेना है, मिलकर पार करना है। कोई एलोपैथिक या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या अदर पैथीज का झंडा नहीं गाड़ना है। कुल मिलाकर हमारा पेशेंट ठीक होना चाहिए, यही सिर्फ हमारा यहाँ पे ध्येय है, यही हमारा लक्ष्य है। तो मैंने यहाँ एक ही छत के नीचे सारे सेफ्टी मेजर्स, सारी चीज़ें जो कि आपका पेशेंट अगर पॉजिटिव आ जाता है, आप उसे होम आइसोलेट करते हैं तो आपको क्या फॉलो करनी है, क्या देनी है, ये सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे लाने की एक ही वीडियो में कोशिश की है, ताकि आपको पैनिक होके बार बार अलग अलग चीज़ों को विजिट ना करना पड़े फॉलो करने के लिए और आप परेशान ना हो। फिर भी अगर मेरे यहाँ पर वीडियो में कोई चीज़ें छूट गई हों, आप कंफ्यूज हो रहे हों या फिर आप कुछ और जानकारी चाहते हो, तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे वीडियो के आप मुझसे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। मैं उसका आंसर देने के लिए तत्पर रहूँगी, मेरी भरपूर कोशिश रहेगी। या फिर आप डायरेक्ट बात करना चाहें तो मेरे दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सएप नंबर पे या फिर कॉल करके मुझसे इस बारे में कोई भी जानकारी ले सकेंगे। जो मेरे से जितना कोशिश हो सकेगी मैं आपकी इस मैटर में हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। मे बी कि अगर यहाँ पर मुझसे कोई चीज़ छूट गई हो या कुछ रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी आप सबसे। और मैं अगेन डॉक्टर स्वाति को फिर से थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरी यहाँ पर काफ़ी हेल्प की है ताकि हम लोगों की हेल्प कर पाए और हमसे कोई चीज़ छूटने ना पाए। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि अपनी हिम्मत बांधे रहिए, अपने घर वालों की, प्रियजनों की हिम्मत बंधाए रखिए। मुश्किल दौर है, कट जाएगा। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, अच्छा समय नहीं रहता हमेशा, तो बुरा समय भी नहीं है, कट जाएगा। सिर्फ यादें बन के रह जाएंगी कि कभी इतना बुरा दौर भी हम सब ने काटा था और मिल के काटा था। होता है ना, कहते हैं कि बुरे समय में ही समझ में आता है और बुरे समय में हम सबको एकजुट होकर रहना होता है। तो वही करना है, एक दूसरे की हिम्मत बंधाइए, टाइम को काटिए और अच्छे से चीज़ें फॉलो करिए, सारे सेफ्टी मेजर्स लीजिए। जो चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से बताई जा रही हैं, डॉक्टर्स की तरफ से बताई जा रही हैं, उन्हें फॉलो करिए ताकि जल्द से जल्द आपके पेशेंट की रिकवरी हो जाए और वो अपने नॉर्मल रूटीन पे लौट आए और आपके बाकी घर के सदस्य भी जो है सेफ जोन में रह सके। तो मैं हमेशा सबसे कहती हूँ यही कि सिर्फ हमें अपनी दिनचर्या बदलनी है और हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। और आप सब भी इन सब चीज़ों के लिए आप चाहें तो मेरे दिनचर्या के सुविचार की जो श्रृंखला है मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर रोजाना आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहे। धन्यवाद।